आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं और कहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, कहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है और कहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझाने के लिए हम लोग पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक स्ट्रिंग और पुली के अरेंजमेंट थ्रू यहाँ पर एक वेट कंटेनर को यहाँ पर हैंगिंग किया गया है, ठीक है ना। तो ये अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इससे हम लोग स्ट्रिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों को हम लोग समझेंगे और उसका रिस्पेक्टिव हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ भी हम लोग पहले बना लेते हैं, जैसे वैल्यू मिलेगा हम लोग को वैसे ही हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए इधर में फ्रिक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग अप्लाइड फोर्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उस टाइम में ये स्ट्रिंग नहीं था। जब स्ट्रिंग नहीं रहेगा तब क्या होगा? ब्लॉक का कुछ एक मास है, तो इसका जो मास होगा, ठीक है ना, उस सेंटर ऑफ मास को पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। यहाँ से ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये मान लीजिए ब्लॉक का वेट दिखा रहा है यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो यहाँ से ब्लॉक की तरफ वेट दिखा रहा है नीचे की तरफ। इसको हम लोग mg से, mg जो कि वेट है इस ब्लॉक का, तो टेबल एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर। टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग दिखा देते हैं नॉर्मल से। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको दिखा दिए। तो जब यहाँ पर इस ब्लॉक को कोई स्ट्रिंग से बांधा नहीं गया था और इसके ऊपर कोई कंटेनर या तो कंटेनर यहाँ पर हैंगिंग नहीं किया गया था, तब तो इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं था। जब कंटेनर नहीं था, यह मान लीजिए कंटेनर नहीं है यहाँ पर, अभी मान लीजिए इसमें कंटेनर नहीं है, यहाँ पर कंटेनर नहीं है, अभी मान लीजिए कंटेनर नहीं है, स्ट्रिंग केवल ऐसे ही हम लोग रख दिए। तो इस केस में क्या होगा? इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगा और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा अंडर इस ओन वेट। तो यहाँ पर एक उसके मास के वजह से उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो एक रिएक्शन फोर्स भी टेबल लगाएगा जो कि ब्लॉक के ऊपर, जो कि वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो इस केस में क्या है? ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ब्लॉक का स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में है।
when the weight pan, मान लीजिए when the weight pan is detached, when the weight pan is detached, the block is in equilibrium state. तो फास्ट में हम लोग देख रहे थे इस वेट पैन को यहाँ पर अटैच नहीं किया था, तब ब्लॉक डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में था उस केस में। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, इक्विलिब्रियम स्टेट में था, मतलब इसका जो वेट है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा था, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है ब्लॉक के ऊपर बाय द टेबल, तो वो काउंटर बैलेंस कर रहा था। तो ब्लॉक रुका हुआ था, अपना इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर रहा था, मतलब उसमें कोई मोशन क्रिएट नहीं हो रहा था। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट पैन को अटैच कर दिए। जैसे ही हम लोग वेट पैन को अटैच करेंगे, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर एक टेंशन एक्ट होना चालू हो जाएगा, इसके ऊपर एक टेंशन एक्ट होना चालू हो जाएगा, एक टेंशन एक्ट होना चालू हो जाएगा। देखिए जैसे ही अभी टेंशन एक्ट होना चालू हो जाएगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लीजिए एक फोर्स टेंशन यानी फोर्स जो कि टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है, तो जैसे ही टेंशन एक्ट होना चालू हो जाएगा, उसी टाइम में एट द सेम टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके कॉज को रोकने का कोशिश करेगा। मतलब ये जो फोर्स हो रहा है इसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी एफ एस। इससे एफ एस से हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखाते हैं। तो अभी ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, मतलब ब्लॉक का मान लीजिए यहाँ पर अभी वेलोसिटी ब्लॉक का मान लीजिए 0 है, तो वेलोसिटी अभी ब्लॉक का 0 है, ठीक है ना। पर इसमें एक फोर्स लग रहा है, पर ये फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं है इस ब्लॉक को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी टाइम में एट द सेम टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होना चालू हो जा रहा है, जो कि कॉज के ऑपोजिट साइड में है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब टेंशन टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होना चालू हो जा रहा है। अभी हम लोग करेंगे क्या, इस वेट पैन के ऊपर धीरे धीरे वेट को हम लोग रखना चालू करेंगे। तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे करेंगे, देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला वेट हम लोग रख दिए, यहाँ पर एक वेट रख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तभी भी देखेंगे क्या ब्लॉक रेस्ट पे है, और वो ये वेट जो होगा ये बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, इसका जो वैल्यू रहेगा काफ़ी स्मॉल रहेगा। धीरे धीरे हम लोग वेट को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वेरी स्मॉल स्केल में हम लोग वेट को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर वेट पुट करेंगे, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग वेट पुट करने के साथ ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा है, कुछ मोशन नहीं क्रिएट हो रहा है। जैसे ये रेस्ट पोजीशन, इसका वेलोसिटी 0 था, तो वेलोसिटी 0 पे ही रहेगा। तो ग्राफ में हम लोग जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेंशन, जैसे हम लोग वेट बढ़ा रहे हैं तो टेंशन भी डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये अटैच वेट पैन इसका अटैच है स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग पे टेंशन भी बढ़ेगा जैसे हम लोग वेट बढ़ाएंगे। तो एक सुइटेबल स्केल में हम लोग यहाँ पर वेट को प्लॉट करेंगे, और उसका रेस्पेक्टिव जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसको मेजर करके यहाँ पर उसको प्लॉट करेंगे। तो जैसे हम लोग वेट बढ़ाए, देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा,
उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग और एक वेट बढ़ाया, यहाँ पर और एक वेट दे दिए। जैसे और एक वेट दे दिए, हम लोग फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे, अप्लाइड फोर्स फिर बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स, और ये सब वेट सेम होगा, मतलब सेम वैल्यू का वेट होगा। तो अप्लाइड फोर्स जैसे हम लोग बढ़ा दिए तो हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी रेंज में बढ़ रहा है। हम लोग फिर और एक वेट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और एक वेट हम लोग यहाँ पर देंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जा रहा है। इस वेट के लिए भी मान लीजिए ये फ्रिक्शनल फोर्स इसका ये हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग एक वेट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, हम लोग फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसका फ्रिक्शनल फोर्स वेट के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स वेट के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका जो ग्राफ आ रहा है कुछ इस टाइप का आ रहा है। इसका जो ग्राफ आ रहा है कुछ इस किस्म का ग्राफ इसका आ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे हम लोग वेट बढ़ा रहे हैं, मतलब इस स्ट्रिंग पे टेंशन बढ़ रहा है, जैसे इस स्ट्रिंग पे टेंशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ क्या है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है। पर इसका भी एक लिमिट है, किसी एक पॉइंट पे आके ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक बार डेफिनेशन भी हम लोग जो समझे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे बात करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या बोल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया जा रहा है व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट में एक मोशन का टेंडेंसी होगा, उसके दोनों सरफेस में कांटेक्ट, जो दो सरफेस कांटेक्ट है, मतलब ये ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है और टेबल का जो अपर सरफेस है जिसमें कांटेक्ट हो रहा है दोनों में, तो उस कांटेक्ट सरफेस में अगर कोई टेंडेंसी क्रिएट होगा मोशन होने का, बट एक्चुअली नो रिलेटिव मोशन, पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब v इसका जीरो रहना चाहिए। इस केस में v जो अप्लाइड जो वेलोसिटी है ब्लॉक का, ये जीरो रहना चाहिए, पर इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स तो अप्लाई होगा, मतलब टेंशन जो है अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई होगा, पर ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा जीरो होना चाहिए। तो उस केस में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हम लोग बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शनल फोर्स को। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी जो वेलोसिटी रहेगा वो भी जीरो रहना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जब फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके स्टैटिक फ्रिक्शन रुक रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का हो रहा है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन है बोल रहे हैं, मतलब दैट इज द लिमिट।
इसके बाद अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा, बॉडी में वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में भी वेलोसिटी लिमिटिंग फ्रिक्शन में जीरो रहता है, मतलब बॉडी एकदम मूव होने के माउथ पे है, मतलब ये जस्ट मूव होने वाला है। पर तभी भी इस बॉडी में वेलोसिटी कितना है, जीरो है। अभी तक तो मूव नहीं हुआ, मूव होने वाला है पर मूव तो नहीं हुआ, इसीलिए ऑब्जेक्ट के अंदर में वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी जीरो है। फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, इस केस में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और इससे ज़्यादा हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो रहा है, तभी जाके वो मैक्सिमम आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू है, तो अप्लाइड फोर्स जो हम लोग कर रहे थे वो भी लिमिटिंग था, मैक्सिमम लिमिटिंग था। तो इसके बाद अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी पे वेलोसिटी क्रिएट हो जाता है, मतलब वेलोसिटी उस टाइम में नॉट इक्वल्स टू जीरो है, वेलोसिटी और जीरो नहीं है, बॉडी में के अंदर में कुछ वेलोसिटी क्रिएट हो गया है। तो हम लोग उस टाइम में कंसीडर देखेंगे कि ये बॉडी मूव होना चालू हो गया, अब इसके अंदर में कुछ वेलोसिटी है और बॉडी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है इसके वेलोसिटी, और बॉडी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेट टेंशन ऐसे एक्ट हो रहा है, ब्लॉक इधर में है, वेट जो वेट पैन है वो नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तो ब्लॉक को टूवर्ड्स राइट ये खींचने का कोशिश करेगा, तो ये ब्लॉक को भी टूवर्ड्स राइट खींच रहा है। तो उस केस में क्या बन रहा है, उस केस में हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन था वो वैनिश होके यहाँ पर आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk आ गया, तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, तब आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, तब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ गया। जब बॉडी के अंदर में मोशन क्रिएट हो जाएगा उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तब बॉडी के अंदर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का कुछ वेलोसिटी है, मतलब सरफेस तो यहाँ पर रेस्ट पे है, टेबल तो रेस्ट पे है, तो ब्लॉक ही मूव कर रहा है, तो टेबल के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का कुछ एक वेलोसिटी है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उस टाइम में क्रिएट होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि और वो इस कॉज को रोकने का कोशिश करेगा, तो वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है, तभी जाके काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इसके अंदर एक रिलेटिव मोशन होगा। तो हम लोग देखेंगे ग्राफ में कुछ ऐसा कि ग्राफ पहले बढ़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, उसके बाद थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा सा इसका वैल्यू घटेगा, और इसका वैल्यू घटते हुए एक कांस्टेंट वैल्यू पे होल्ड हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू पे होल्ड हो जाएगा, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू पे होल्ड हो जाएगा। तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन एक्ट होगा तो हम लोग देखें वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बन जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, कांस्टेंट जो फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कंक्लूजन कर पाते हैं, तो देखिए यहाँ से जो कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो क्या था, वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर था, स्टैटिक फ्रिक्शन था सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं,
इसके पीछे का कारण ये है, जैसे जैसे हम लोग ये ग्राफ को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये ग्राफ हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ग्राफ। मतलब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक यूनिफॉर्म तरीके से इसका फ्रिक्शन बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन जो है वो भी क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है। अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा, अप्लाइड फोर्स को तो और थोड़ा सा बढ़ाया, फ्रिक्शन और थोड़ा सा बढ़ा। तो हम लोग देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी अपना बढ़ता हुआ जा रहा है, पर किसी एक स्टेज तक। मान लीजिए वो स्टेज अपना ये था जहाँ पर मैक्सिमम बढ़ रहा था, तो ये मैक्सिमम अपना स्टेज था, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर जाकर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जा रहा है। ये हो जा रहा है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पॉइंट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जा रहा है, ये हो जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका, ये पॉइंट दिखा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसके बाद जो होगा क्या होगा, उसके बाद अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, इसका वैल्यू पहले थोड़ा सा घटेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब बॉडी मोशन पे आ जाएगा उसके ऊपर कोई जो फोर्स, कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। बस हमको उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर पाए, जो कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर पाए, ठीक है ना। तो उतना ही फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके पीछे का कारण है नो रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाई, नो रिजल्टेंट फोर्स is applied during motion. During motion. केवल हमको वही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगेगा, उतना ही हम अप्लाइड फोर्स। तो उस केस में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स जो रहेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन को ओनली ओवरकम करेगा। applied force is only used to overcome the kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के जगह में लगेगा। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले केस में हम लोग क्या देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको अगर मूव करवाना है, मतलब रेस्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेज आएगा किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तभी भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 रहेगा। तो उस केस में क्या फोर्स अप्लाई होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद अगर हम लोग फोर्स और अप्लाई करेंगे तब इसका वेलोसिटी इसके बॉडी के अंदर में कुछ क्रिएट हो जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो उस केस में क्या, कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आएगा।